हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ आज हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर है, गद्य भाग का दूसरा है। इससे पहले हम नेताजी का चश्मा पढ़ चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में है सारे वीडियो, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे कुछ दिए जा रहे हैं, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 नंबर यानी गद्य भाग का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इनके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पूरी कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये कहानी कहना क्या चाहता है और उससे किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। ये सारे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था, है ना। बेनीपुर गांव में हुआ था। कब? 1899 में। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है चैप्टर का नाम बाल गोविंद भगत। उसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। माता पिता के निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष में काफ़ी कठिनाइयों से, संघर्षों से दिन बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय जुड़े। कई बार जेल भी गए और उनका मृत्यु जो है 1968 में हो गया। जन्म 1899, मृत्यु 1968। कहाँ हुआ था जन्म? बिहार में। बिहार एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा, बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर बेनीपुर गांव नहीं याद रहेगा, लेकिन बिहार जरूर याद रखेंगे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें ये पत्र पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। ये सब इनकी मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं जो काफ़ी फेमस रही थी उस समय की। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पतितों के देश में, ये उपन्यास है। चिता के फूल, ये कहानी है। अम्बपाली, ये नाटक है। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण है। इतनी सारी इनकी रचनाएं रही। पतितों के देश में, चिंता के फूल, अम्बपाली, माटी के मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरों और दीवारें, और साथ ही साथ इतने सारे इनके पत्र पत्रिकाएं थी। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, ये सब इनकी मासिक पत्र पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मुख्य रूप से इनका जन्म 1899 में हुआ, निधन 1968 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और कौन कौन सी इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखी, रचनाएं कौन कौन से लिखे उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर है बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल भी पक गए थे। 60 से ऊपर के होने के बाद तो बाल पक ही जाते हैं। लंबी दाढ़ी और जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी बाल भी सफ़ेद, दाढ़ी भी सफ़ेद। लंबे लंबे बाल तो नहीं रखते थे साधु की तरह, लेकिन सफ़ेद थे दाढ़ी बाल दोनों। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी एक कनपट्टी टोपी रहती थी। जब जाड़ा आता था तो एक काले कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। कपड़ा बहुत ही कम, एक लंगोटी रहते थे, उसी को पहनते थे, उसी को ओढ़ते भी थे। और सर में एक कबीर पंथी की टोपी रहती थी। जब ठंडा के दिन आ जाते थे तो एक काले से कंबल ओढ़ते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन
जो नाक के एक छोर से ही, जैसे औरतों का शुरू होता था नाक होता है ना सिंदूर, एक छोर से ऊपर तक औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में एक तुलसी की जड़ों की एक बड़ौल माला बांधे रहते। ये थी बाल गोविंद भगत के बारे में कि मंझोले कद के आदमी थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल पके हुए, दाढ़ी पके हुए, कपड़ा बिल्कुल कम पहनते थे, मात्र एक लंगोटी से ही काम चलाते थे। ठंडा के दिन आ जाता था तो एक काली कंबल ऊपर से ओढ़ते थे, है ना। माथे पर हमेशा चंदन, रामनंदी चंदन का टीका जो है लगा हुआ रहता था और गले में एक तुलसी की माला पहने हुए रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जा सकता कि बाल गोविंद भगत साधु थे, ये तो आम इंसान भी पहनता है। तो ये नहीं कहा जा सकता। ऊपर की वेशभूषा जो हम अभी आपको पढ़ करके बताए, उस वेशभूषा से ये क्लियर नहीं होता कि ये साधु थे, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक लिखते हैं कि उनकी गृहिणी मतलब उनकी पत्नी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा सा साफ़ सुथरा मकान भी था, ठीक है। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। सब कुछ करते थे, गृहस्थी जीवन जीते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत क्या थे? एक साधु थे। साधु के जितने परिभाषाएं होती है वो सभी चीज़ों में वो खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, दास जी को वो साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, कभी किसी को दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही किसी को खामखा झगड़ा मोल लेते। मतलब एक सीधा साधा इंसान जो होता है ठीक उसी प्रकार थे। ना झूठ बोलना, ना किसी से गलत व्यवहार करना, ना किसी को उलझाना, किसी से झगड़ा नहीं करना, हर चीज़ में ये सीधा सा आदमी थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, किसी को छूते ही नहीं थे सामान, ना किसी का सामान को अपने काम में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता था। कभी कभी वह जो दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, वह जो है कभी इतना बारीकी से वो ले लेते थे इस चीज़ को, यहाँ तक कि वो दूसरों के खेत में जाकर के शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। कौन से साहब? कबीर साहब की। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब एक कबीरपंथी मठ था, वहीं वो ये ले जाते थे। जो भी इनके घर में पैदा होता था वो सारे वहाँ ले जाते थे, थोड़ा बहुत अपने खर्च के लिए रखते थे। वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर में लाते और उसी से गुजारा चलाते थे, उसी से गुजर चलाते थे। यानी जितने भी इनके घर खेती होती थी सारे वो मठ में जाकर के जमा करते थे। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो इन्हें कुछ मिलता था, वही धन में से, वही अनाज में से, उसी से ये अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर तो मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। इससे ऊपर मैं मुग्ध था उनके गाना पर। वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे और कबीर के गाने ही वो गाते रहते थे। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर संजीव हो जाते, कबीर के वो पद जो उनके मुंह से निकल करके, कंठ से निकल करके जिंदा हो जाते थे, सजीव हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़। देखिए जब खेती के दिन होता है तो गांव में आप रहे ही होंगे, कितना ही खुशनुमा दिन होता है, बहुत ही मज़े आते हैं। कहीं कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मेड़ बना रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई
धान रोप रहा है, कोई धान को कबाड़ रहा है, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, औरतें गीते गा रही है धान रोपते रोपते। तो इस तरह का बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। स्वर सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि बालगोविंद भगत समूचा शरीर के कीचड़ में लिथड़े, शरीर कीचड़ में पूरा लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अपने खेत में क्या कर रहे हैं, रोपनी का काम कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान को, पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्दों को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रही है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के काने की ओर। मतलब काफ़ी स्वर में वो अपना संगीत गाते चले जा रहे हैं और धान बोते चले जा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें की होठ काँप उठती है, वह गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगती है। रोपनी करने वाली की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बालगोविंद भगत का यह संगीत नहीं, क्या था, जादू है। बालगोविंद भगत के संगीत के सभी में जो जोश ला देता है, यही कहता है कि बालगोविंद भगत का यह संगीत नहीं है, ये क्या है, जादू है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बालगोविंद भगत की संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खिंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। वह गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, है ना। वो अपना गीत गाते चले जा रहे हैं कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। वो क्या समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाले बिजली की तरह किसे न चौंका देता। सभी लोग सोए हुए हैं, अंधेरी रात है, आधरतिया है, और वो अपना गाना गाए चले जा रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध से सोया है, बालगोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागा जरा, है ना। वो अपना गीत संगीत उनका चल रहा है। सारी दुनिया सो रही है। अंधेरी काली सी रात होती है, बरसात वाली रात तो आपको पता ही होगा। कार्तिक आया नहीं कि बालगोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन के बाद कार्तिक आता है। तो वही कार्तिक आया नहीं कि इनकी प्रभातियाँ शुरू हो गई। मतलब सुबह सुबह उठना, ठीक है, और दूर कहीं घूमने जाना। वही कहता है कार्तिक आया का नहीं कि इनका बालगोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर था नदी, वहाँ वो जाते और स्नान करके आते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने को टेरने लगते। ठीक है, लेखक कहते हैं कि गांव से 2 मील दूर एक नदी है, वहीं सुबह सुबह, मतलब कब जाते किन्हीं को पता नहीं, जाते नहा करके आते और गांव के जो भिंडे होता है, तालाब उलाब का किनारा होता है, जिसको हम लोग भीड़ बोलते हैं, भीड़, है ना, या भिंडे बोला जाता है। वहाँ पर वो अपना खंजड़ी लेकर के बैठ जाते और अपना गाना बजाना शुरू कर देते एकदम सुबह सुबह। लेखक कहते हैं, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बूझे ही नहीं थे, मतलब चांद और तारे दिख रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, पूरब में लाली लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था,
खेत बगीचा घर सब कुछ कुहासा छा रहा था। कार्तिक महीना ठंडे का ही महीना होता है, छठ के आसपास का महीना को कार्तिक कहते हैं शायद। तो पूरा कुहासा छाया हुआ था, पूरा ठंडा, दांत किटकिटाने वाला ठंडा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह किए, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खिंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खिंजड़ी पर लगातार चल रही थी और उनके गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते थे, उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाने से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। उसमें इतना प्रभु के प्रति उमंग था। इतनी ठंडी में, इतनी जाड़े में वो अपने में मस्त थे। गाते गाते इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते, लगता था कि अब उठ करके नाचने लगेंगे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों में संध्या क्या होती है? उमस भरी शाम होती है, लेकिन उस शाम को भी वो क्या कर देते थे? शीतल करते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गांव में देखते ही हैं, शाम होता है गर्मी के दिनों में तो 2-4 लोग 10 लोग बैठ ही जाते हैं। खिंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहते तो उनकी प्रेमी मंडल उसको दोहराती। जैसे कीर्तन होता है हम लोग के गाँवों में, कहीं बैठकी होता है। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तल पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता जब बीच में खिंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन मन नृत्यशील हो उठे। मतलब सारे के सारे वहाँ नाच रहे हैं। गाते गाते ये नाचने भी लगते थे। होता ही बैठकी में आप कहीं जब बैठिएगा, चाहे वो भजन चल रहा हो, चाहे वो गज़ल चल रही हो, यदि आप उसको मन से, तन से, धन मतलब सब कुछ लगा करके उसे सुनेंगे तो आपका भी मन जो है उमंग से झूमने लगेगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। संगीत साधना का हद तो तब हो गई, चरण सीमा पर उस दिन देखा गया जब उसका इकलौता बेटा था वो मर गया। बेटा क्या था? इकलौता था, एक ही बेटा था, वो मर गया। उस समय भी वो संगीत साधना में लगे हुए थे। कुछ सुस्त, कुछ बोधा सा था उसका बेटा, कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार भी करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी योर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। कहते हैं कि जब उनका बेटा बीमार था तो किसी को जानकारी तक नहीं थी कि हाँ उसका बेटा बीमार है। लोग उसको जानने की ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन यदि किसी के गांव में मृत्यु हो जाती है तो गांव में तांता लग जाता है कि फलाना की मृत्यु हो गई। तो वही कहते हैं, जब उसका बेटा बीमार था तो खबर रखने की किसी को फुर्सत नहीं थी, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कहते हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे की आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा से ही रोपते रहते। उन फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने
पर एक चिराग जल रखा है ना, सिरहाने पर अगरबत्ती या चिराग जो भी होता है वो जलते रहता है। हिंदू धर्म में देखे होंगे जो होता है क्या बोलते हैं, पिंडा जो होता है, तुलसी की पिंडा वहीं पर लिटाया जाता है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तालीनता, मतलब कोई भी उनके स्वर में चेंजिंग नहीं है, वही पुराने तरह से वो गाए जा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है जिससे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू को नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गई है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से जाकर के कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, भला इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। ये रोने का समय नहीं बल्कि खुशी मनाने का समय है, सो प्लीज़ रोना नहीं बल्कि खुशी मनाओ। वो अपने पुतोहू को बोलती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक कहते हैं कि मैं कभी कभी ये सोच में पड़ जाता कि आखिर ये आदमी पागल तो नहीं हो गया। दुख की इस घड़ी में भी वो खुशी मना रहे हैं, वो रो नहीं रहे हैं, बल्कि उनको पुतोहू को भी मना कर रहे हैं कि अभी ये रोने का समय नहीं बल्कि खुशी मनाने का समय है। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। वो जो कुछ भी बोल रहे थे वो ठीक विश्वास से बोल रहे थे। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा का अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। जैसे ही क्रिया की अवधि, श्राद्ध की अवधि ख़त्म हुई, वैसे ही लड़की यानी जो बहू थी, उनकी पतोहू थी, उनके भाई को बुलाया और उसे सौंपते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू को रो रो कर के बुरा हाल था, रोते रोते हुए बोल रही थी मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो एक चुल्लू भर पानी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय तो अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी करती भी तो करती क्या। इस दलील के आगे, इस वाक्य के आगे बेचारी जो पुतोहू थी वो करती भी तो करती क्या। इन्होंने साफ कह दिया कि यदि तुम नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी ही आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, गृहस्थ थे, अतः घर से खा कर के चलते थे और फिर वापस लौटकर घर में ही खाते थे। 30 कोस दूर, सोचिए उतनी दूरी पर जाते गंगा समागम में और फिर वहाँ से खाना खा करके ही निकलते थे और लौटते थे तभी खाते थे। बीच में ना किसी को मांग करके खाते थे ना भिक्षाटन करते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्त में रहते। अब बुढ़ापा आ गया था, है ना, अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी, धूम वही थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, इतना सुबह सुबह आप मत नहाइए, लोगों ने इसे मना किया। आराम करने को कहा, किंतु हंसकर वो बात को टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो।
जिस दिन ये मरने वाले थे उस दिन भी शाम में उन्होंने गीत गाया। लेकिन किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला के एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह सुबह गीत गाते थे तो भोर में लोगों ने न खंजड़ी बजते हुए सुना न गीत सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है ना। बुढ़ापे हो गया था, खाते पीते ज़्यादा नहीं थे, तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो वही कहता है कि सिर्फ उनका क्या पड़ा था, पंजर पड़ा था। बाल गोविंद भगत इनका एक साधुमय जीवन था, गृहस्थ होते हुए भी ये साधु थे। ठीक है, तो ये था इनकी कहानी बाल गोविंद भगत की। और आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लाइन बाय लाइन आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी लाइन से उठा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरी जब तक कहानी नहीं पढ़ेंगे आप सोचेंगे कि केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर लें, तो उससे संभव नहीं है और ना ही आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें आपसे निवेदन है कि इसे शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें और वीडियो के बारे में बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी राशि नहीं देनी है और बेहतरीन आपको 100 में से 100 आपको इस चैनल पर हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।